अस्सलाम वालेकुम। हम प्रोग्राम के शुरू में इकॉनमी के हवाले से अगर कोई बड़ी डेवलपमेंट हो रही हो तो उसका तज़किरा करते हैं। तो आज भी हमने एक टॉपिक चुना है, वो है पाकिस्तान के अंदर 5G सर्विसेज। 5G के हवाले से हम बहुत अखबारों वगैरह में तज़किरा सुनते हैं कि दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और काम करने की वजह यह है कि आपको हाई स्पीड इंटरनेट मिलता है, जिससे आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज जो है उसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। एक तो जो मोबाइल फ़ोन हम इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर उसके ऊपर भी, और वाईफाई डिवाइसेस जितनी आप इस्तेमाल करते हैं उस पर डाउन लिंक और अप लिंक आमतौर पर लोगों की शिकायत ये बरकरार रहती है कि स्पीड कम है, स्पीड बढ़नी चाहिए। 4G आया तो 4G से तब्दीली आई थी, लेकिन अब 5G टेक्नोलॉजी जो है वो उसको तेज़ रफ्तार बना देती है, और अगर बाकी दुनिया इस पर काम कर रही है तो हम उस पर क्यों पीछे रहें। और दूसरा उसका फ़ायदा बराह रास्त जो पाकिस्तान के लिए जुड़ा हुआ है वो दो तरीक़ों से है। एक तो उसकी जब आप ऑक्शन करते हैं तो ऑक्शन के नतीजे में लाइसेंस फ़ी रेवेन्यू मिलता है हुकूमत पाकिस्तान को। दूसरा उसके नतीजे में जो इन्वेस्टमेंट है, जो भी ऑपरेटर आएगा मार्केट में वो बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करेगा, और ये दोनों चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरी है। लेकिन हम इस चीज़ के ऊपर आगे बढ़ नहीं पाए। पिछले 2-3 सालों में हमने बहुत बयानात सुने कि हम 5G की तरफ जा रहे हैं, 5G की तरफ जा रहे हैं, अभी तक 5G की तरफ गए नहीं। अभी भी जो मौजूदा वज़ीर हैं उन्होंने कहा कि 10 माह के अंदर पाकिस्तान में जो 5G सर्विसेज हैं उनको रोल आउट कर दिया जाएगा। लेकिन जब हम तफसीलात पूछते हैं, मार्केट के अंदर जाकर जो ऑपरेटर्स हैं उनसे बात करते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछते हैं, तो वो मुख्तलिफ हमें उसके अंदर जो रोड ब्लॉक्स हैं या रुकावटें हैं उनका तज़किरा करते हैं। एक तो ओवरऑल जो पॉलिसी है आपको वो दरकार है, जिसके नतीजे में आपने आगे बढ़ना है, ऑक्शन करनी है, फिर इन्वेस्टमेंट के लिए एक मॉडल बनाना है ताकि ये जो ऑपरेटर्स हैं मौजूदा या नए वो इस मार्केट के अंदर आएँ और सरमायाकारी कर सकें। फिर डिवेल्यूएशन ऑफ रुपी है जो आपको एक हिंड्रेंस प्रोवाइड करती है। लेकिन बाज़ ऐसे इशूज़ हैं जो छोटे छोटे बॉटलनेक्स हैं जिन्होंने इस पूरे सेक्टर को यरगमाल कहना चाहिए बना के रखा हुआ है। हमारे पास 2 ऐसे केसेस हैं जिनको मैं इब्तदाइये में हाईलाइट करना चाहूँगा, फिर आगे सवाल जवाब करेंगे तो कुछ इशू की वजाहत भी हो जाएगी। एक उसमें कंपनी हमारे पास आती है SNL के नाम से, शायद सन टीवी के नाम से किसी ज़माने में ये कंपनी शुरू हुई थी। SNL के पास एक लाइसेंस मौजूद है, एक बैंडविड्थ मौजूद है 2600 बैंड। ये जो वेवलेंथ जिसके ऊपर ये लोग ऑपरेट करते हैं उनके पास 2.6 वाली जो कैटेगरी है वो उन्होंने SNL के पास 1996 से उनके पास मौजूद है। 140 मेगाहर्ट्ज़ जो है वो होल्ड करके ये कंपनी बैठी हुई है, और उसके पास इशू क्या है, वो सिंध हाई कोर्ट में चले गए और एक स्टे ले लिया हुआ है, और उस स्टे के ऊपर आज तक मौजूद है। फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड पाकिस्तान में, उसके बाद मार्ज वजूद में आया, PTA ने एक तरीका कार वज़ा किया, पैमरा ने लाइसेंसिंग, ये सारी चीज़ें इससे इदारे इससे रिलेट करते हैं। लेकिन हर स्टेज के ऊपर कभी एक इशू से कभी दूसरे इशू से सिंध हाई कोर्ट से उसको रिलीफ मिलता रहा। तो ये एक बैंड का बड़ा हिस्सा जो है, अगर कोई 194 के करीब टोटल उसके अंदर कैपेसिटी मौजूद है इस 2.6 वाली कैटेगरी में, तो 140 सिर्फ SNL होल्ड करके बैठा हुआ है 1996 से लेकर आज तक। उसके बाद पैमरा ने उसका लाइसेंस कैंसिल किया, PTA से जो उसने इजाज़त ली थी वो भी 2018 की एक्सपायर हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी सिंध हाई कोर्ट का वो स्टे ऑर्डर मौजूद है। एक दूसरा इससे स्मॉलर वर्जन मौजूद है जो हमारे पास CM पार्क्स या जोंग मोबाइल की शक्ल में। जोंग मोबाइल को जो फ्रीक्वेंसी एलोकेट की गई, उन्होंने उसके ऊपर इब्तदाई तौर पर शिकायत की कि ये जो उनके पास बैंडविड्थ मौजूद है इसके अंदर कुछ डिफेक्टिव इशूज़ आ रहे हैं, उनके अंदर कोई इंटरफेरेंस आ रही है। एज ए रिज़ल्ट क्या हुआ, उनको PTA से या हुकूमत पाकिस्तान से रायत मिली और उन्हें कंपनसेशन के तौर पर दूसरा बैंड अलॉट कर दिया गया। लेकिन सिंस देन वो जो दोनों बैंड उनको मुतबादल के तौर पर दिए गए वो भी, और जो ओरिजिनली उनको दिए गए थे वो भी, वो दोनों उनके पास है। और एक का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है और दूसरे का केस सिंध हाई कोर्ट में पेंडिंग है। ये सिचुएशन को खुशाइंद नहीं है। बाज़ बात हम ऑयल एंड गैस सेक्टर में या FBR के ब्रीफिंग में बैकग्राउंड तो पता चलता है कि उनके सैकड़ों अरब के केसेस मुख्तलिफ अदालतों में स्टे ऑर्डर्स के ऊपर फंसे हुए हैं। इसी तरीके से आप ऑयल एंड गैस सेक्टर में जाएँ तो वहाँ बेशुमार ऐसे इशूज़ हैं कि अगर रिजॉल्व हो जाए तो पाकिस्तान को उसका फ़ायदा है, लेकिन वो मुख्तलिफ अदालतों में स्टे पे रहते हैं। इसी तरीके से ये 5G का मामला है, हमें एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल इन बुनियादी इशूज़ को एड्रेस करके स्पीडी अगर इस प्रोसेस को कर सकें तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ताकि हम बिडिंग की तरफ जाएं, पाकिस्तान में सरमाया आना शुरू हो और लोगों की सहूलत भी मिले, और पाकिस्तान से जो IT और IT इनेबल्ड सर्विसेज की बरामदात हैं उसमें भी इजाफा हो। अभी शायद कोई $2.6 बिलियन के करीब है, और ख्वाब यह है कि हम इसको कोई $10 अरब पे ले जाएंगे। लेकिन ये ख्वाब पूरा करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, जिसका एक हिस्सा ये हाई स्पीड जो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है वो बुनियादी शर्त है। जो आज प्रोग्राम में हम इब्तिदा में पहले सेगमेंट में जिन 2 मेहमानों को दावत दी है, डॉक्टर खावर सिद्दीक मेंबर PTA कंप्लाइंस एंड एनफोर्समेंट, और आमिर शहजाद साहब हैं DG लाइसेंसिंग, दोनों को खुश आमदीद कहता हूँ। पहले तो एक मोटा सा हमें अगर बता दें कि ये 5G क्यों नहीं आ रहा और आने से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा।
जी थैंक यू वेरी मच जी। इसमें यह है कि सबसे पहले मैं आपको लेके चलूँगा, जैसे 1G आया 80s में, 2G आया जिसमें डिजिटल आपकी वॉइस आई, 3G आया जिसमें वेब ब्राउजिंग शुरू हुई, 4G आया जिसमें आपकी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू होगी। ग्रेजुअली लोगों की डिपेंडेंस बढ़ती गई। हमारे मुल्क में भी, क्योंकि पॉपुलेशन 5th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा एपिटाइट है स्मार्टफोन यूज़ करने की। और आजकल आपने देखा है कि टेलीविज़न को भी लोग देखते हैं, लेकिन उसके वेब लिंक्स के ज़रिए वो प्रोग्राम भी देखना हो तो वो स्मार्टफोन्स को यूज़ करते हैं। तो 4G की जो वीडियो स्ट्रीमिंग थी, जब 2010 के बाद 5G के ऊपर दुनिया ने काम शुरू कर दिया। ITU ने इस पर किया, WRC ने किया, और 2020 में एक स्टैंडर्डाइज 5G के स्टैंडर्ड्स आ गए। अब इन चारों 1 to 4G और 5G में जो बुनियादी फ़र्क है, पहली चारों टेक्नोलॉजीज़ थी वो अपग्रेड था, एक की लेयर के ऊपर दूसरी आती गई, और उससे ये हुआ कि कंज्यूमर्स बेनिफिट होते गए। 5G की जब बात हुई तो 5G एक कंप्लीट पैकेज है, एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। इट इज़ सिर्फ कंज्यूमर को फ़ायदा नहीं होगा, इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, इसके अंदर जो आपके लॉजिस्टिक्स, चेन मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ, मेडिसन, इसमें बहुत सारी जो एसोसिएटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं इनको भी टारगेट किया गया। इसके 3 मेन कंपोनेंट्स पे बात होती है कि सबसे पहले है इन्हेंस मोबाइल ब्रॉडबैंड, जो एक आज के दिन में ट्रेडिशनल 4G है, ये इन्हेंस होकर 1000 टाइम्स ज़्यादा स्पीड आपको मिलना शुरू हो जाएगी। 1000 गुना ज़्यादा। जी, 1000 गुना ज़्यादा इसकी स्पीड होगी। और ये डिपेंड करता है कि आप कितनी, आपके जो जब लाइसेंस दिया जाता है किसी स्पेक्ट्रम का, तो उसमें आपके मिनिमम स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी ऑफ सर्विस स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, जो ग्रेजुअली इंप्रूव करने होते हैं ऑपरेटर्स ने। दूसरी इसके साथ जो है, इसके अल्ट्रा लो लेटेंसी। अल्ट्रा लो लेटेंसी से ये फ़ायदा होता है कि आपको रियल टाइम डिसीजंस होते हैं। आपने कोई भी डिसीजन, स्पेशली जो गेमिंग लोग करते हैं, वर्चुअल रियलिटी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो रियल टाइम डिसीजन से रिलेटेड होती हैं, तो वो इसका दूसरा उसको एडवांस। तीसरा आता है मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, जो मशीनों ने आपस में बातचीत करनी है। तो ये जो 3 इसके मेन कंपोनेंट्स हैं, ये फिर एक सिर्फ कंज्यूमर को डायरेक्ट टारगेट नहीं करता कि आपकी वीडियो स्ट्रीमिंग बड़ी अच्छी हो जाएगी, ये आपकी इंडस्ट्री एप्लीकेशंस। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि पोर्ट ऑपरेशन है, पोर्ट के ऊपर हज़ारों कंपोनेंट्स होते हैं, शिपिंग लाइन आ रही होती है, कस्टम्स का सिस्टम लगा होता है, ऑपरेटर स्क्रीन। जब अगर वहाँ पे 5G डिप्लॉयमेंट होती है तो सारे उस पर कनेक्टेड हैं और अल्ट्रा लो लेटेंसी उनको मिल रही है, तो आपकी क्विक सारी हैंडलिंग होती है। और जो अगर आपका आज एक शिप 10,000 कंटेनर, उसको जितना अगर 5G डिप्लॉय कर दिया जाए जी, 5G तो उससे आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस मिलते हैं। दूसरा इसका ये आता है कि जब इसकी जो इम्पैक्ट आता है, जब आपके पास एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, IT कंपनीज हैं, जब उनको एक एनेबलिंग इन्वायरमेंट मिलना शुरू होती है, तो नई नई वो इजादात, नए नए उसमें आइडियाज़ देखते हैं। और वो अब ये सबसे बड़ी एग्जांपल देखें कि 4G में आपको उबर, क्रीम, इनड्राइव, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, आपके फूड पांडा और इस किस्म के जो कोविड-19 के अंदर जो लोगों ने बिजनेस क्रिएट हुए, इससे बहुत ज़्यादा जो आप ये इनेबलिंग एनवायरनमेंट IT सेक्टर के लिए जो देते हैं, उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको हज़ारों जॉब्स क्रिएट हो जाती हैं। तो ये जब 5G का कोई एनालिसिस है आपका कि कितनी नई जॉब क्रिएशन होंगी, इसके नतीजे में कितनी नई सरमायाकारी आएगी पाकिस्तान ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स? जी, सबसे ज़्यादा तो 5G की डिप्लॉयमेंट चाइना के अंदर है, मोर देन 800 मिलियन यूज़र्स हो चुके हैं। इस तरह ग्रेजुअली बहुत सारे कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर 5G बड़ी ट्रिमेंडस पेस से इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि उसको उनकी अफादियत नज़र आ रही है कि इसमें कितनी तेज़ी से इसको। डॉक्टर खावर साहब से भी इस पर बात कर लें। डॉक्टर खावर साहब, एक इशू जिस पे मुझे थोड़ा सा मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पहले हाईलाइट दोबारा कर दूं इस मामले में, कि जो SNL वाला मामला है, ये 1996 से ये फंस के बैठा हुआ है। वो पे TV का उन्होंने लाइसेंस लिया हुआ था, और उस वक्त की जो फ़ीस उन्होंने पे की है, जो मेरे पास इतला है कि $845 ओनली, $845 फ़ीस दे के 28,740 रुपये बनते हैं। वो फ़ीस दे के SNL ने वो लाइसेंस लिया हुआ है, जिसके पास इनके 2600 बैंड वाली जो 140 मेगाहर्ट्ज़ की स्पेक्ट्रम इनके पास तब से पड़ी हुई है। तब से आज तक मुख्तलिफ शक्लों में ये मामला अदालत में स्टे पे चल रहा है। तो क्या ये 2600 जो बैंड है या 140 मेगाहर्ट्ज़ है, ये अगर मार्केट में आ जाए 5G के लिए, तो कोई फ़ायदा है किसी को कि कोई फ़ायदा नहीं है, पड़ा रहे इनके पास, डेड है ये चीज़? नहीं, ऑब्वियसली 2.6 जो बैंड है ये बड़ा प्राइम बैंड है और इट्स वेरी एफिशिएंट बैंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5G सर्विसेज। तो फिलहाल तो क्योंकि जो ये सब्जुडिस है उस पर तो मैं, आप सब्जुडिस पे नहीं बोले, लेकिन मुझे बताइए इसकी अफादियत क्या है? हाँ जी, लेकिन ये है कि अगर ये 2.6 बैंड हमें मिल जाता है और इतना अवेलेबल बैंड है, तो ऑब्वियसली जो बैंड हमें अवेलेबल किया गया है उस बैंड के अंदर ये बैंड ऐड होता है,
तो ज़ाहिर है ये बड़ा यूज़फुल होगा। जितना स्पेक्ट्रम हमारे पास ज़्यादा होगा उतनी ही एफिशिएंटली सर्विसेज होंगी और थ्रूपुट हमें ज़्यादा मिलेगी। तो फ़ायदा तो इसका है, लेकिन नेवरदलेस अगर ये हिंड्रेंस नहीं है 5G इम्प्लीमेंटेशन करने के अंदर, अगर हम ये कहें जी कि ठीक है वो कोर्ट के अंदर सब जुडिस है तो पाकिस्तान में 5G आता नहीं है। ये जो 2.6 वाला बैंड है इस पे 4G और 5G दोनों ऑपरेट हो सकते हैं? हाँ जी, जो 2.6 वाला बैंड है बेसिकली हमारे यहाँ भी और वर्ल्ड वाइड भी ये टेक्नोलॉजी न्यूट्रल रिजीम चल रही है, इस पर कोई भी टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट हो जाती है। हम अभी जो कह रहे हैं नो, करंटली हमारे पास 4G सर्विसेज है एंड वी गो फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। तो 4G भी चल जाएगी, 5G भी इस पे चल जाएगी और बड़ा प्राइम अच्छी प्रोपोगेशन कंडीशन वाला बैंड है, बड़ा सूटेबल है ये 5G सर्विसेज के लिए और ये सफिशेंट बैंड है। अगर ये हमें अवेलेबल हो जाता है तो ऑब्वियसली इसकी बहुत ज़्यादा आईटी एक्टिविटी जनरेट होगी। आपके ख्याल में ये जो अभी मोबाइल ऑपरेटर बैठे हुए हैं जो 4G के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर उनको ये ऑप्शन हो, क्योंकि 194 में से 140 तो सिर्फ इसी SNL के पास पड़ा हुआ है, अदालती केस साइड पे रखते हैं, सिर्फ ये डिस्कस करते हैं कि अगर ये मार्केट में आता है बैंड तो क्या ये कंपनियां इंटरेस्टेड होंगी कि इसको बाय करें इसके लिए? जी ऑब्वियसली अगर ये मार्केट में आता है तो ऑब्वियसली हम इसको ऑक्शन प्रोसेस के थ्रू लेके जाएंगे और वो इंटरेस्ट उसके अंदर क्रिएट होगा कंपनीज़ का। लेकिन चार फैक्टर्स हैं जिन पे कंपनीज़ जो है वो ये स्पेक्ट्रम ख़रीदती हैं। अब ये होपफुली गवर्नमेंट इस वक्त जो एफ़र्ट कर रही है कि हम 5G लेके आएँ, तो ये इस वक्त जो हमारा प्रोसेस है इसके अंदर हमने कंसल्टेंट हायर करना है। वंस द पॉलिसी डायरेक्टिव इज़ आउट हम कंसल्टेंट हायर करेंगे। कंसल्टेंट जो है वो ना सिर्फ मार्केट एनालिसिस करेगा बल्कि बेंच मार्किंग करने के बाद ये अप्रोप्रिएट मैकेनिज़्म बताएगा कि ये अगर फ्रिक्वेंसी बैंड अवेलेबल हैं तो इसकी क्या मोडेलिटीज़ होनी चाहिए, इसके ऊपर ये ऑक्शन आपके प्रोसेस ख्याल में होना कितना चाहिए। अरसा आपको दरकार होगा जब तक हम 5G की ऑक्शन की तरफ जा सकते हैं? कितना टाइम फ्रेम आप देते हैं इसको? 4 माह, 6 माह, 8 माह, 10 माह, कितना टाइम? सो फार एज जी PTA कंसर्न, जैसे ही हमें पॉलिसी डायरेक्शन मिल जाती है हम तकरीबन 8 to 9 मंथ्स के अंदर ये ऑक्शन का प्रोसेस हम कंप्लीट कर लेंगे, इंक्लूडिंग 8 से 9 महीने में, इंक्लूडिंग द हायरिंग ऑफ कंसल्टेंट और ये पूरा का पूरा जो ऑक्शन मेथडोलॉजी बना के रेडी कर लेना, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम राइट कर लेना। ऑक्शन मतलब हम कंक्लूड कर सकते हैं 7 to 8 मंथ्स के अंदर। लेकिन एक आपसे भी आमिर साहब पूछ लूँ, अब इंडिया ने ये सर्विसेज शुरू कर दी हैं, आपका नेक्स्ट डोर नेबर है, तो आप अगर शुरू करते हैं तो हम रोज़ाना कहते हैं कि टेक्सटाइल के ऊपर हम फंसे हुए हैं जब से पाकिस्तान बना है, कि टेक्सटाइल से बरामदात आनी है। टेक्सटाइल अब आपको कुछ अरसे में एक रुकावट आ गई है, ख़ास जगह से ऊपर नहीं जा रही। आईटी इनेबल्ड सर्विसेज यहाँ गुंजाइश मौजूद है, आप उसको 2 गुना 4 गुना कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम इसको प्रोसेस को स्पीडी करते? जी देखिए, प्रोसेस को जैसे डॉक्टर खावर ने बताया कि एक हमारे पास जो रूल्स के मुताबिक पेपरा रूल्स होते हैं, जो कंसल्टेंट हायरिंग प्रोसेस होता है, उस कंप्लीट प्रोसेस को एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से लेके जाएं तो जैसे डॉक्टर खावर ने बताया कि 8 से 9 महीने 10 महीने तकरीबन ये प्रोसेस लग जाता है। बुनियादी तौर पर आपको गवर्नमेंट से एक पॉलिसी एक्शन चाहिए, पॉलिसी गवर्नमेंट की डायरेक्टिव लाइन आ जाए, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। इस पर मैं इतना बता दूं कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली, आपने देखा होगा कि आईटी मिनिस्टर ने भी बताया कि गवर्नमेंट ने एक ऑक्शन सुपरवाइजरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है। फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड ने इस वक्त जो अवेलेबल फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं वो गवर्नमेंट को बता दिए हैं कि ये बैंड्स में इतनी इस वक्त अवेलेबिलिटी है। द मोमेंट उन बैंड्स को फाइनलाइज करके गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन आ जाती है कि अब आप प्रोसेस ऑक्शन का और 5G लॉन्चिंग का स्टार्ट कर दें तो उसके बाद 8 से 10 महीने के अंदर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसमें इम्पॉर्टेंट जो चीज़ देखने वाली है कि जितनी भी गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेक्ट्रम ऑपरेटर्स को ऑफ़र किया जाए ताकि एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स की कंजेशन कम हो और नई सर्विसेज जैसे मैंने पहले बात की है वो भी शुरू हो सकें। तो एक ये ब्रीफ सी वन लाइनर ले लें, फिर ब्रेक की तरफ मुझे जाना है खबर साहब से भी। आप क्या लोगों को यकीन दिलाते हैं कि ये प्रोसेस अब आगे बढ़ेगा? दोबारा हम सिर्फ तसल्ली नहीं दे रहे, आगे चलेगा काम? नहीं जी बिल्कुल, डेफिनेटली ये ऑक्शन सुपरवाइजरी कमेटी जो कमेटी है दैट हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। तो उस कमेटी ने जो अभी जो है ना वाइट पेपर कह लें, वर्किंग पेपर ऑलरेडी उन्होंने प्रिपेयर कर लिया है। वी आर इन ए प्रोसेस ऑफ गिविंग देम कमेंट्स एंड विद इन 2 to 3 days वी विल सेंड देयर कमेंट्स। तो एक प्रोसेस शुरू हो चुका है। ये अगले 2 से 3 रोज़ में आप उसका जवाब भेज दें? जी, हमने अपना प्रोसेस कर लिया है। डिफरेंट स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन प्रोसेस है। ये इज़ वन ऑफ द स्टेक होल्डर, फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड भी उसके अंदर है।
इसके अलावा इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन भी है, फाइनेंस के लोग भी हैं। तो ये कमेटी ने अपना काम शुरू कर लिया है। होपफुली जिस तरह कमेटी चल रही है, आफ्टर थॉरो कंसल्टेशन, तो हमें अगर पॉलिसी डायरेक्शन मिल जाती है, जो कि इट्स वेरी लाइकली कि मिल जाएगी, उसके बाद पीटीए इज़ रेडी। पीटीए के पास तो सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं। हमारे इस प्रोग्राम करने का मकसद भी यह है कि जिन्होंने फैसला करना है वो फैसला करें, इसके ऊपर बैठे ना तो मामला आगे चले, और अदालत वाले भी सुन रहे हैं तो उस मसले को हल करें। डॉक्टर खावर सदीक खोखर साहब और आमिर शहजाद साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं राना सनाउल्लाह खान, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। राना साहब बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप तो हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं राना साहब, लेकिन आजकल आपके पास सिलेक्टेबल शामिल होने वालों की रफ्तार बहुत लंबी होगी, लाइन लंबी है, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी काफ़ी सारे लोग जो हैं वो आपके साथ मुझे तस्वीरें बनवाते नज़र आ रहे हैं। कौन से बड़े नाम हैं पीटीआई से जिन्होंने आपको ज्वाइन किया? देखिए, इसमें साउथ में यानी जनूबी पंजाब में हमारे पास स्पेस है, और वहाँ से काफ़ी यानी इलेक्टेबल्स कह लें या अपने इलाके में पॉपुलर लोग, जिनको लोग वोट देना चाहते हैं या जिनकी अपने अपने इलाकों में एक पोजीशन है, तो वो शामिल हो रहे हैं। कल समी गिलानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सैयद मुबीन अहमद साहब ने ज्वाइन किया है, इस मरतबा बासत बुखारी साहब भी हमारी तरफ से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। आमर गुपांग साहब जो है वो 2018 में भी एमएनए थे, वो भी पीएमएलएन के टिकट पे उन्होंने इलेक्शन लड़ने का जो है वो इरादा किया है। तो इस तरह से और भी कुछ बड़े नाम हैं। तो इस मरतबा जनूबी पंजाब की जो 46 सीट्स हैं, उनमें से हमारा ये ख़्याल है कि हम -+40 सीट्स को जो है वो इंशाल्लाह वहाँ से जो है वो हासिल करेंगे। 2013 में भी हमारे पास वहाँ से 34 सीट्स थी। तो 2013 वाली पोजीशन में आप वापस जाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए वो जो एक जनूबी पंजाब महाज बना था, उसके तो बेशतर लोग फिर आपकी तरफ आए, तो तब ये काया पलट हो सकती। राना साहब जी बिल्कुल आ रहे हैं वो, और जो जिनके नाम मैंने अभी लेना मुनासिब नहीं समझा, ताकि जब वो आ जाएं तो फिर ही मैं उनका ज़िक्र करूं। तो 2013 से बेहतर पोजीशन होगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो फिर खुसरो बख्तियार और बाकी लोग भी मुझे लगता है चंद दिनों में आपके पास हमें बैठे नज़र आएंगे। चले, आपने नाम लिए हैं तो, लेकिन मैं तो मुनासिब समझूंगा कि जब लोग हमें ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद फिर मैं बाई नेम किसी का जिक्र करूं। तो दो चीज़ें हो रही हैं, पीटीआई के हिस्से बखरे हो रहे हैं, उनके काफ़ी लोग जो हैं वो चले गए हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में, और कुछ इलेक्टेबल्स ऐसे हैं जिनको शायद चुन के आप लोगों ने पसंद करके लिया है कि ये सीटें हमारी हैं, ये हमें दे दें वापस। 2013 में हमारा ग्रुप था ये इधर से, 2018 में आपने पीटीआई में शामिल करवाया था, वापस हमें कर दें। तो ये तकसीम हो रही है। अली नवाज़ इधर से उठे हैं इस्लामाबाद से, वो इस्तेहकाम पाकिस्तान में चले गए हैं। कराची से इमरान इस्माइल साहब उठे हैं, वो इस्तेहकाम पाकिस्तान में चले गए हैं। तो एक पीटीआई के अंदर से मेजर चंक जो था उनका इलेक्टेबल्स का या उनके तगड़े उम्मीदवारों का, वो पीटीआई से अलहदा हो गया। कुछ हिस्सा इस्तेहकाम में चला गया और बाकी पीएमएलएन में आ गया। तो ये तो एक बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर तो सिचुएशन चेंज होगी इलेक्टेबल्स के हवाले से। क्या वोटिंग के एतबार से भी इसका असर पड़ेगा या सिर्फ पेपर टाइगर्स होंगे? ये क्या आपकी तवक्को क्या है? नहीं, देखें, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है तो ये पीटीआई जो है वो बनी किस तरह से थी? बनी भी तो इसी तरह से थी ना, इसी तरह से लोग जो है वो उसमें शामिल हुए थे, और लोगों को तवक्कुआत भी थी। लोगों ने समझा कि शायद वाकई कोई तब्दीली आने जा रही है। लोगों ने समझा कि शायद कोई एक नए अंदाज से जो है वो सियासत होगी, और लोगों को ये ख्वाब दिखाया गया कि जी नीट होगा, क्लीन होगा, साफ़ होगी, शफाफ होगी। लेकिन जब फिर वो ना साफ़ चली ना शफाफ चली और ना इंसाफ का जो है वो कोई ख्याल रखा, करप्शन हुई, तो वो इस घटिया अंदाज से कि फ़रा गोगी के किस्से जो हैं वो
आप सुने तो आदमी जो है वो, यानी आदमी ये सोचने पे मजबूर होता है कि इस किस्म की करप्शन तो पिछले जो है वो कोई 65-70 साल में किसी ने नहीं की। आज तक ये रवायत नहीं है किसी जमात की कि DCSP जो है वो ज़िलों में वो भी पैसे दे के जो है वो लगेंगे। तो फिर जब ये सारा कुछ हुआ है और उसके बाद फिर उन्होंने रियासती अदारों के साथ रियासत के ख़िलाफ़ भी हथियार उठाए और हमला आवर हुए, तो उसके बाद अगर वो लोग उनको छोड़ रहे हैं तो ये एक बिल्कुल फितरी अमल है। और रही बात यहाँ तक कि उनके साथ वोट उनके साथ उस वक्त भी थे, वोट उनके साथ अब भी हैं। ये जो तसर जो है वो कायम करने की कोशिश की जा रही है, ये इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी की शाम को हर चीज़ जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। अच्छा, एक ब्रेक से वापस आते हैं तो और इस पे बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। राना सनाउल्लाह, आप अभी जिक्र कर रहे थे फ़रा गोगी का मामला हो या 190 मिलियन पाउंड की कहानी हो जिसके केसेस चल रहे हैं। अब ये जो भी अरेंजमेंट था, मलिक रियाज, फ़रा गोगी, बुज़दार और एक उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की बड़ी अहम शख्सियत, क्या ये सारे लोग उस वक्त अनजान थे? इनको मालूम नहीं था कि ये क्या कुछ हो रहा है? मैं इसके ऊपर सरप्राइज़ हूँ। मेरा तो बाज़ औक़ात ये होता है कि शायद फ़रा को इंगेज ही इसी काम के लिए किसी एक तगड़ी शख्सियत ने किया था कि वो इमरान खान के साथ जुड़ी रहे और काम आगे चलता रहे। ये आंखें बंद करके ये काम हो नहीं सकता पाकिस्तान में। नहीं, देखें नदीम मलिक साहब, अब फ़रा गोगी जो है, आपके इल्म में है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो है वो सिक्योरिटी की क्या पोजीशन होती है, तो वहाँ पे इसका नाम इस तरह से दर्ज था कि ये घर की फ़र्द है और इसके आने और जाने के ऊपर कोई उसकी रिसर्च या उसकी ममानत नहीं होगी। तो ये तो अब किसी और के कहने पे नहीं किया गया ना, ये तो आदमी खुद ही करता है। अपने घर के ऊपर तो जो है वो किसी को घर का फ़र्द करार देना और उसकी ज़िम्मेदारी अब किसी और पे डाल देंगे, जी वो तो कोई और किसी ने अटैच कर दिया था। मामला ये है, अब उनकी अहलिया मोहतरमा है, उनकी अहलिया मोहतरमा से फ़रा गोगी का तल्लक जो है वो कोई पिछले 10-15 साल या 20 साल के अरसे का बताया जा रहा है। तो क्या वो 20 साल से उनके साथ किसी ने उनको जो है वो जोड़ दिया था? और जो ख़ाबर मानिका साहब ने दिया है इंटरव्यू, तो उसमें वो बता रहे हैं कि ये कोई 14-15 यानी 2014-15 से जो है, यानी पिछले 7-8 साल से जो है ये तल्लक वास्ता जो है ये चल रहा था। और वो बता रहे हैं कि किस तरह से उनके घर के ऊपर जो है वो ज़बरदस्ती आके बराजमान थे और किस तरह से उनके घर को उन्होंने जो है वो रेज़ा टुकड़ा कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी सर आजकल राना साहब इंटरव्यू भी बड़े स्पेशल नौयत के हो रहे हैं। आजकल सुनने में ये आ रहा है कि मलिक रियाज साहब का भी इंटरव्यू आने वाला है, वो 190 मिलियन पाउंड की कहानी वो भी सुनाने वाले हैं। इस चर्चा है, अभी देखा नहीं है मैंने, लेकिन चल यही रहा। देखें मलिक साहब, बात ये है कि कोई किसी के कहने पे कोई बात कर रहा है या किसी के जो है वो ज़ेर असर बात कर रहा है। मामला तो ये है कि जो बात हो रही है क्या वो दुरुस्त है, क्या ऐसा ही है? अगर वो बात दुरुस्त है तो वो कोई किसी के कहने पे करे या अपनी मर्ज़ी से करे या किसी इनिशिएटिव के ऊपर करे। अब एक आदमी जो है अगर मेरे ख़िलाफ़ किसी ने बात करनी है तो वो मेरा भाई या मेरा घर का फ़र्द तो नहीं कोई आके करेगा, कोई मेरा मुखालिफ ही करेगा ना। उसका कोई ना कोई अपना ज़ाती मकसद भी होगा जो मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाएगा या मेरे ऊपर कोई एविडेंस लाएगा कि जी मैंने ये जो है ये दुरुस्त नहीं किया या मैंने इस जगह पे ऊपर जो है वो अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया है। तो मामला यह है कि इस बुनियाद के ऊपर क्या उस बात को जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। जो बात हो रही है, ख़ाबर मानिका साहब ने जो बातें की हैं, सर्कमस्टांशियल एविडेंस को साथ रख के आप ये देखें कि क्या ये दुरुस्त है। अगर ये दुरुस्त हैं तो फिर इस अमल को करने वाले का करैक्टर क्या है, उसका अखलाकी और उसका जो है वो शरी जवाज़ और उसका जो अपना जुर्म है वो क्या बनता है। और अगर ये चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं तो फिर भले वो किसी के कहने पे कर रहा हो या वो अपनी मर्ज़ी से कर रहा हो, फिर उनकी कोई अहमियत नहीं है। तो मामला ये है कि ये सारा कुछ होता तो रहा है और उस वक्त भी बाज़ का सुनाई देती थी आपको भी हमें भी कि जनाब ये कुछ हो रहा है।
राना साहब, एक इलेक्शन से पहले ही ना माहौल बन जाता है। पिछली दफ़ा वो पीटीआई के हक में माहौल था, हवा का रुख उधर था, बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट के बड़े कॉर्डियल रिलेशनशिप थे जहांगीर तरीन से भी और इमरान खान से भी। अभी वो जो प्यार मोहब्बत है वो सारा नवाज़ शरीफ के लिए है। कितना क्लोज कांटेक्ट में है नवाज़ शरीफ मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ? नहीं, कोई 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 माहौल देखे ना, हमारे ख़िलाफ़ एक बाकायदा माहौल बनाया गया, एक बाकायदा धरने जो है वो शुरू करवाए गए, फिर धरनों के बाद लॉन्ग मार्चेस करवाए गए, फिर लॉन्ग मार्चेस के बाद जो है वो नैब को मुतहर्रक किया गया, फिर उसके बाद एक जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमारे ख़िलाफ़ मुतहर्रक हुई। मियाँ नवाज शरीफ को जो है वो वज़ारत उज़्मा से निकाला गया, फिर उनको जो है वो पार्टी की सदारत से निकाला गया। यानी एक पूरी मेहनत की गई और मेहनत करने वाले लोग सबके सामने थे, और उसके बाद जो है वो मॉनिटरिंग जज बिठाए गए। तो ये सारा कुछ हो रहा था ना। अब आप मुझे ये बताएं कि अब आप ये कह रहे हैं कि मौजूदा इनके खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट माहौल से बनाया जा रहा है। क्या मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से नवाज शरीफ के ताल्लुकात अच्छे? देखें, हमारे हमारे तल्लुकात जो हैं, हमने तो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी कोई जो है वो अमल नहीं किया था। मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी हमारे तल्लुकात जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। हमारा कोई उनके ख़िलाफ़ जो है वो इस किस्म का अमल नहीं है। अब इनके ख़िलाफ़ जो माहौल की बात हो रही है, तो ये 9 मई जो है, ये रियासती अदारों के ख़िलाफ़ जो चढ़ दौड़े हैं, ये जो उनके ऊपर ये हमलावर हुए हैं, तो ये हमने ये माहौल बनाया है। ये हमने इनको कहा था कि आप जनाब जो है वो वहाँ पे गिरफ़्तारी पेश करने की बजाय जो है वो पुलिस को जो है वो पेट्रोल बम मारें, उसके ऊपर फायरिंग करें, उनकी हड्डियाँ तोड़ें आप। राना साहब, ये हमने कहा था कि नवाज जुडिशल शरीफ साहब कम्प्लेक्स तो में जब आप आएँ नवाज तो शरीफ इतने साहब लोगों को साथ ले आए नवाज कि शरीफ जज को साहब जो है तो वो एज प्राइम काम ना कर मिनिस्टर सके। नवाज शरीफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग एक्ट कर रहे हैं राइट नाउ। कि वो जो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग वाला उनकी हैसियत होती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से एक्ट कर रहे हैं। देखें कुछ चीज़ें जो हैं वो उनका जो है वो थोड़ा बहुत अंदाज़ा जो है वो हो जाता है। अगर 2017 में ये बात बिल्कुल नज़र आ रही थी कि 2018 का इलेक्शन PMLN जीतेगी और PMLN जो है वो इस मुल्क को जो है वो खुशहाली की तरफ लेके जाएगी, 24 नंबर पे हैं, G20 में शामिल हो जाएंगे, CPEC मुकम्मल होगा तो हम खुशहाल हो जाएंगे, लोगों को यहाँ से नौकरियों के लिए जो है वो यूनान और इटली जाने के लिए जो है वो 600 लोग जो है वो समुंदर में नहीं डूबेंगे, गर्क होंगे, वहाँ पे नहीं हलाक होंगे, यहाँ पे लोग जो है वो काम करने के लिए आएंगे। ये सारा कुछ नज़र आ रहा था ना। उस वक्त हमारे ख़िलाफ़ जो है साजिश की गई। तो अब अगर हमारा रास्ता नहीं रोका जा रहा, अब अगर वो झूठे केसेस जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, तो फिर अगर उस वक्त गलत था तो फिर अब तो सही है ना। अगर वो गलत केसेस मैं एक कमरजबान कायरा साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। कायरा साहब, आपको खुश आमदीद कहूँगा। राना साहब से अभी मैंने पूछा कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग के तौर पर एक्ट कर रहे हैं राइट नाउ, तो उन्होंने कहा अब हमारा रास्ता रोका नहीं जा रहा और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से भी ताल्लुकात अच्छे हैं। आप लोग पीपल्स पार्टी वाले काफ़ी खफा नजर आते हैं, बिलावल काफ़ी तनकीद कर रहे हैं इस इशू के ऊपर। आपको लगता है कि इनका रास्ता रोका जाना चाहिए या इनको रास्ता खोल के दिया जा रहा है, फैसिलिटेट किया जा रहा है? क्या इतराज़ है आपका? बहुत शुक्रिया नदीम साहब। पहली गुजारिश तो यह है कि रास्ता किसी का भी नहीं रोकना चाहिए। अगर कानून किसी का रास्ता रोके तो रोके, लेकिन और किसी फोर्स को, किसी ताकत को, किसी जमात को, किसी इदारे को किसी का रास्ता नहीं रोकना चाहिए। इलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल फेयर एंड फ्री होना चाहिए और लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। ये बात बड़ी वाज़ेह है। पीपल्स पार्टी ने अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। राना साहब मेरे लिए बहुत मेरे बड़े भाई हैं, बड़ा काबिल एहतराम है। राना साहब की जमात पे अपना तहफ़्फ़ुज़ रखती है, अपना ख्याल रखती है। वो समझते हैं कि हमारे साथ माजी में ज़्यादती हुई, जो हुई, मैं भी कहता हूँ हुई। मैं तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कहता था कि मियाँ नवाज शरीफ को गलत सजा दी गई और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। ये बात कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जो बात हम कह रहे हैं, बहुत सारे और सियासतदान भी और ख़ासतौर पे मीडिया, आप खुद कह रहे थे कि जब से मियाँ साहब की वापसी का अमल शुरू हुआ, उसका जो तरीक़ाकार था उस पर आप लोगों ने हमारा वाला, बल्कि हमसे आगे जाके आपने रिपोर्ट किया। सो पीपल्स पार्टी का जो अपना इजहारिया या अपनी एक बात थी, वो कोई ऐसी बात नहीं थी जो मीडिया नहीं कह रहा था और सिर्फ पीपल्स पार्टी आइसोलेशन में किसी
मुखालफत की बुनियाद पे कह रही थी कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ था कि ये जो हालात होते हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जब किसी को लाना चाहती है, उसको फेवर करना चाहती है, तो उसके लिए जो इंडिकेटर्स होते हैं, जिस तरह अभी राणा साहब भी फरमा रहे थे कि इनको रोकने के लिए क्या क्या किया गया, तो यही बात इमरान खान को लाने के लिए जो इंडिकेटर्स थे, आज वो इंडिकेटर्स आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, पाकिस्तान भी देख रहा है कि वो किस तरफ जा रहे हैं। उसके ऊपर एक तहफ़्फ़ुज़ है। अगर मुस्लिम लीग समझती है कि ऐसा नहीं है और पाकिस्तान के लोग भी ऐसा नहीं समझ रहे और वो भी समझते हैं कि नहीं फेयर ट्रायल फेयर हो रहा है सब कुछ, तो फाबिहा। लेकिन राणा साहब मेरे भाई हैं, ये अगर कहेंगे कि हम 145 141 में से 120-25 सीटें ले जाएंगे, तो फिर लोग ऐसे ही शक व शुबे का इजहार तो करेंगे ना कि राणा साहब की आखिर ये जो कैलकुलेशन है, इसके पीछे क्या है, इस एतमाद के पीछे आखिर क्या है। सर इसके पीछे मैंने तो पहले कहा कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग के तौर पर अभी से एक्ट कर रहे हैं, इसके पीछे वही कुछ है जिसके ऊपर आपने अभी इजहार ख्याल किया। कमरजमान कह रहे साहब, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, मैं जवाब लेता हूँ अभी राणा साहब से। राणा साहब आप बताइए, वो कह रहे हैं कि हवाओं का रुख नवाज शरीफ की तरफ है, वो नज़र आ रहा है, वो तमाम इंडिकेटर्स इशारिये जाहिर कर रहे हैं कि इस दफ़ा बारी नवाज शरीफ की है। नहीं देखें मलिक साहब, मामला ये है कि कैरा साहब भी मेरे भाई हैं, मैंने उनकी बात सारी सुनी है, समझी है। देखें आप इस तरह से नाइंसाफ़ी ना करें। देखें मामला ये है कि हमारे ख़िलाफ़ जो कुछ हुआ, एक अच्छे भले चलते मुल्क को, हुकूमत को बाकायदा तौर पे रोका गया और उसे पॉलिटिकली जो है वो डैमेज करके उसके ख़िलाफ़ जो कुछ भी हुआ, नैब आई, बेंचेस बने और उसके बाद सज़ाएँ दिलाई गई। अब मामला ये है कि अब हमारी हुकूमत रही है 16 महीने, कायरा साहब हमारे साथ थे, हमने तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो कोई इक़दाम नहीं किया। अब उन्होंने पहले इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के हमारे ख़िलाफ़ जो है वो एक यानी इक़्तिदार हासिल किया। इक़्तिदार हासिल करने के बाद हमें हमारे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज़ किया। उन इंतकामी कार्रवाइयों में वो लाना चाहते थे एग्रेशन, और वो जो कहते थे कि मुझे अगर इख्तियार मिल जाए तो मैं 500 लोगों को फांसी लगा दूं, वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उस हद तक उनके साथ जाने को तैयार ना हुई, तो उसके बाद उनका इख्तलाफ हो गया। उस इख्तलाफ को उन्होंने मिटिगेट करने की बजाय, उसे कम करने की बजाय, उसे रिज़ॉल्व करने की बजाय वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमलावर हो गए। उन्होंने अदालतों के ऊपर हमले किए, उन्होंने अदालतों के ऊपर चढ़ाई की, उन्होंने अपनी गिरफ़्तारी को जो है वो रियासत को चैलेंज कर दिया कि मुझे कोई गिरफ़्तार नहीं कर सकता। फिर उन्होंने कहा कि अगर रियासत ने मुझे गिरफ़्तार किया तो मैं जो है वो एक दिफाई अदारे के ऊपर चढ़ाई कर दूँगा। अब ये अदारों के साथ जो लड़ाई उन्होंने ली है और जिसका नतीजा वो भुगत रहे हैं और उन्हें भुगतना चाहिए और भुगतेंगे, उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो आप पॉलिटिकल प्रोसेस के ऊपर डाल रहे हैं। उसकी जिम्मेदारी जो कल उनका इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है हमारे ऊपर डाल रहे हैं इलेक्शंस के हवाले से, तो उससे ये भी पता चलना है कि बल्ले का निशान भी तहरीक इंसाफ को मिलता है कि नहीं मिलता। तो अभी बहुत कुछ उनका एट स्टेक है। अभी तो उनके बंदे छोड़ के जा रहे हैं ना, अभी यही नहीं पता कि इलेक्शन में उनका कोई बंदा खड़ा भी हो सकेगा कैंडिडेट के नहीं। बल्ले का निशान भी एट स्टेक है, कल फैसला आना है। तो पीटीआई के लिए इस दफ़ा मैदान खुला नहीं है। नहीं नदीम मलिक साहब, ये मैदान में जो उनके साथ अगर उन्होंने रियासत के साथ, रियासती अदारों के साथ उन्होंने लड़ाई ली है, और लड़ाई जो है वो उन्होंने किसी के कहने पे नहीं ली, ख़ुद उन्होंने जो है वो इस रास्ते का जो है वो चुनाव किया है, तो उसके बाद अगर उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनको फेस करने पड़े तो इसका इल्ज़ाम आप पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, PMLN पे या जमहूरी या पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर तो ना डालें। कम से कम ये जिक्र अगर करें उनका बल्ले का निशान कैंसिल हो जाता है तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? भुगत रहे हैं। अगर बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन उनका कैंसिल कर देता है तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? तो देखें, इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन ने जिस दिन मियां नवाज शरीफ साहब को जो है वो इस बात पे नाहिल किया था कि वो पार्टी के सदर नहीं रह सकते, उनके ख़िलाफ़ फ़लाँ फ़ैसला आ गया है, तो वो इम्प्लीमेंट हुआ था। हमने उस फैसले के ऊपर एहतजाज तो किया था लेकिन तस्लीम किया था। मियां नवाज शरीफ ने पार्टी से अलहदा होकर मियां शहबाज शरीफ साहब को प्रेसिडेंट बनाया था। अब इलेक्शन कमीशन का एक इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन अगर उस इख्तियार को इस्तेमाल करता है, मुझे नहीं मालूम कि वो क्या करेगा, लेकिन वो जो भी करता है वो आइन और कानून के मुताबिक होगा।
पंजाब से 141 कौमी की सीटें हैं, कितनी देते हैं PMLN को और कितनी देते हैं आप PTI और पीपल्स पार्टी को? जी मेरे भाई कायरा साहब ने कहा है कि जी वो कौन सा कॉन्फिडेंस है जिसकी बुनियाद के ऊपर राना सनाउल्लाह ये कह रहा है कि 115 या 120 सीटें हम ले लेंगे। वो वही कॉन्फिडेंस है जिसकी बुनियाद के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि हम हुकूमत बनाएंगे, हम बरसर इक़्तिदार आएंगे। ये सियासी नारा होता है, ये हर सियासी जमात ने, हर सियासी वर्कर ने, हर कैंडिडेट ने वह वो बिल्कुल उसने पूरे दावे के साथ, पूरे यकीन के साथ इलेक्शन जो है वो लड़ना होता है। बाकी जो रियलिस्टिक अजम्पशन क्या है राना साहब, रियलिस्टिक अजम्पशन क्या है? रियलिस्टिक अजम्पशन यही है कि हम इंशाल्लाह ताला 100+ सीटें जो हैं वो पंजाब से लेंगे। और जो पार्टी आप पिछले इलेक्शन सारे उठा के देख लें, 100+ सीटें पंजाब से ले, वो वफाक में हुकूमत बनाती है अपनी अक्सरियत के साथ। सर 100 वाली बात मुझे लगता है अभी भी थोड़ा सा आपने हवा ज़्यादा भर दिया है इसके अंदर। रियलिस्टिक पोजीशन ये नहीं हो सकती, ये मैन्युफैक्चर्ड पोजीशन हो सकती है, रियलिस्टिक नहीं हो सकती। नहीं 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 जिन जिन हलकों से, जिन जिन इलाकों से सारी पोजीशन जो है वो सीट टू सीट। अब कल जो लोग हमारे साथ शामिल हुए हैं या पिछले 10 दिन में शामिल हुए हैं, उनके मतलब हमें मालूम है। और मालूम इस तरह से है कि हमारे पास प्राइवेट सर्वे है, हमारे पास जो है वो लोकल लेवल के ऊपर अपनी तंजीमों की, दूसरे लोगों की रोज़ यही सुबह शाम यही काम करते हैं, डिस्कशंस होती हैं। आपका मीडिया जो है वो राना सनाउल्लाह खान, सीनियर रहनुमा PMLN, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हुए। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।